हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत की सीरीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सो डैट हम लोगों को पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए, चल क्या रहा था। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अराउंड 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या मिलता है, उसको चार्टर मिलता है फ्रॉम दी क्वीन एलिजाबेथ। सिक्सटीन हंड्रेड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है एलिजाबेथ से कि ट्रेड मोनोपोली है, कि ये लोग ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के अंदर। तो क्या बताया मैंने, अराउंड 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ से, और इस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड कर सकती है ईस्ट के अंदर। उसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली है। ठीक है, मतलब इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। ठीक। अराउंड 1608 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में अराइव करती है, इंडिया में आती है। ठीक। फिर क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती हैं तो वो आते हैं एज अ ट्रेडर्स। ठीक है। तो क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो खाली व्यापार के ही पर्सपेक्टिव से आती है, बट 1765 में, इन द ईयर 1765 क्या होता है, एक इवेंट होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो डिफीट कर देती है किसको, शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर थे, और शुजाउद्दौला जो कि अवध के किंग थे, और मीर कासिम को। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाती हैं। कहाँ की मिलती दीवानी राइट्स, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। In the year 1765, Battle of Buxar happened. In Battle of Buxar, East India Company got Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha. ठीक है।
तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी जो होती है कंपनी को पॉलिटिकल पावर गेन कर लेती है कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्स पॉलिटिकल पावर मिलना शुरू हो जाती है। इवन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ टैक्स कलेक्टर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार है लेजिटिमेटली, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, लेजिटिमेटली कलेक्ट कर रही है टैक्सेस को, ठीक है। बट होता क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, उन्होंने पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर ली, वो टैक्स कलेक्टर बन गए, उनको लेजिटिमेटली वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट जो करप्शन है इस चक्कर में क्या होता है, करप्शन जो होता है विद द कंपनी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जब करप्शन बढ़ता है कंपनी के अंदर, ठीक, तो होता क्या है इस चक्कर में, ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है लॉस। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब लॉस होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कहती है इसको जरूरत पड़ती है पैसे की, फंड की, तो कहाँ जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कहेगी पैसा तुम्हें तो पैसा तो मैं दे दूंगा, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहेगी, तुम्हें पैसा तो मैं दे दूंगा, तुम्हें बेल आउट तो मैं कर दूंगा, बेल आउट तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर बदले में क्या है, मैं तुम्हें रेगुलेट करूंगा, तुम्हारे जो अफेयर्स हैं, कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको रेगुलेट करूंगा, सो दैट ये चीज दोबारा ना हो, ठीक है। वो मोटिव इनका अलग था, इनका मोटिव ये था कि कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो अच्छा खासा पैसा छाप रहे थे। बट मोटिव ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा दिया, इनको बेल आउट करा, ठीक है। मोटिव क्या था कि कंपनी के जो अफेयर्स है ना उनको रेगुलेट करना है। तो इसी से क्या हुआ हमारा, इसी से निकल के आते हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, अब ये आप शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो कंपनी क्या इंट्रोड्यूस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि मैं क्या करूंगी, रेगुलेट करूंगी, रेगुलेटिंग एक्ट्स लेके आएंगे। अब एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था रेगुलेटिंग का, रेगुलेटिंग एक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका एम क्या था। इनका सिंपल सा एम ये था कि रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को पास करना शुरू कर दिया। अब हम लोग दो स्फीयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो हर 20 साल में, एवरी 20 ईयर्स के अंदर इनको रिन्यू किया जाएगा। दो चीजें देखिए, अब हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, दो स्फीयर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी रूल, एक पढ़ेंगे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल। कंपनी रूल कब तक रहा है, 1773 से लेके 1857 तक का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कब तक रहा है, 1858 से लेके 1947 तक। तो
इसके बीच में जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, फिर हमारे जो इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब चलते हैं बुक के ऊपर। ये तो बैकग्राउंड था। ये देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ब्रिटिश जो इंडिया में 1608 के अंदर एज अ ट्रेडर्स आए थे, ठीक है। इनको चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ वन से 1600 के अंदर। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना करियर एज टेरिटोरियल पावर, बाद में क्या ये लोग एक्वायर कर लेते हैं पॉलिटिकल पावर भी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के रूल के बारे में। 1773 से लेके 1858 तक का, 57 तक का। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या हुआ इसके अंदर? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है ना, इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो लेजिस्लेटिव पावर थी ना बंगाल, जो लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर ऑफ मद्रास की एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, वो क्या हो जाती है? वो किसको दे दी? वो गेटिंग कंसंट्रेटेड टू द हैंड ऑफ, गेटिंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब क्या है? ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको मैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या करते हैं? पावर को सेंट्रलाइज करने का ट्राई करते हैं। पावर सेंट्रलाइज करते हैं, कैसे करते हैं? कि जो गवर्नर जनरल हमारे मद्रास के थे और जो बॉम्बे के थे, उनकी पावर को छीनकर किसके देने लगे थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक। फिर दूसरा फीचर क्या है इसका? कि गवर्नर जो है हमारे बंगाल के, वो क्या बन जाते हैं? वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के, वो कौन होते हैं? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। आई थिंक आप लोग साथ में लिख के देंगे तो आपके नोट्स बनते रहेंगे प्रॉपर, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? पहला फीचर कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और बॉम्बे की, वो किससे लेने, वो उसको छीन के किसके हाथ में जाने लगी? गवर्नर ऑफ बंगाल के पास। और फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको डेजिग्नेट करा गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। और क्या, और क्या फीचर्स हैं? और ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। बट जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, वो अनडिफाइंड थी, वो अभी डिफाइंड नहीं हो रखी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करा गया। याद रखिएगा, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे, वो कौन थे? सर एलिजा एम्फी, ठीक है। और प्राइवेट ट्रेड को एबॉलिश कर दिया गया। प्राइवेट ट्रेड जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया। फिर जो गवर्नर जनरल थे
उनको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड करी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को 4+1 4 मेंबर जो थे उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, 4 मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये 1 जो गवर्नर जनरल खुद ही है। ठीक है, जो कि असिस्ट करेंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और कैलकाटा काउंसिल कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कैलकाटा काउंसिल। तो उन्होंने क्या क्या फीचर्स पढ़े, सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करी, प्राइवेट ट्रेड को अबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल को उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड करी गई 4 मेंबर्स की, जिसे हम लोग कलकत्ता काउंसिल भी कहते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी हमारी, गवर्नर ऑफ मद्रास की और गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, उसको देने लगे गवर्नर ऑफ बंगाल को, और हमारा क्या गवर्नर ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट करा गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये सब हमारे क्या थे, फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्लाइड से, एक्चुअली बुक से, नॉट स्लाइड्स इट्स बुक। क्या लिखा है, फीचर्स क्या है एक्ट के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या कि गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट करा गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, जो कि क्या करेगी, असिस्ट करेगी किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक, फिर क्या करा इसने, जो गवर्नर्स थे ना बॉम्बे और मद्रास के, उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। मैंने बताया नहीं आपको कि पावर जो थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, मद्रास की, उसको छीन के किसको देने लगे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस थे जिनका नाम क्या था, सर एलिजा एम्फी, और 3 अदर जजेस थे। फिर क्या करा, प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको मना करा गया कि वो कोई भी टाइप की ब्राइब्स या कुछ नहीं लेंगे नेटिव से। ठीक है, और फिर क्या करा इन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसका कंट्रोल जो था उसको बढ़ा दिया। ठीक, बट फिर आता है हमारा क्या, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, उसमें क्या होता है, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें पहली बात तो ये कि जो कमियां थी ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, उसको दूर किया गया। इसका मोटिव, इसका एम यही था कि जो भी कमियां हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, उसको कम करना है, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने पहली बात तो कि जो रिलेशनशिप होगा ना बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल काउंसिल, उसको उसने डिफाइन किया। क्या कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उसको इसने डिफाइन किया। ठीक, फिर इसी के अंदर क्या करा गया, सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करा गया। क्या, सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर 2 चीजें हुई। पहला क्या कि जो रिलेशनशिप होना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में, उसको डिफाइन किया गया। फिर सेपरेशन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस करा गया इसके अंदर। और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेशन
और एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या लिखा है? इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द jurisdiction of सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। क्या कि जो गवर्नर जनरल है और जो उनकी काउंसिल है, अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का लाई नहीं करेगा। ठीक है। और जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको भी एग्जम्प्ट किया गया था जुरिस्डिक्शन के, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, अगर वो कोई ऑफिशियल एक्शन ले रहे हैं तो। अगर अपने ऑफिशियल एक्शन के दौरान जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, वो लोग एग्जम्प्ट रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से और जुरिस्डिक्शन से। फिर क्या है? इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट। क्या भाई बताया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस होने चाहिए उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंदर कि कोई भी रेवेन्यू मैटर है या फिर कोई भी मैटर जो कि रिलेटेड है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है ना, वो जितने भी इनहैबिटेंट्स है कलकत्ता के उनके ऊपर लाई करेगा। ठीक है। फिर क्या कहा गया कि जो अपील है, इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट से अगर कोई अपील करनी है ना तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। तो ये हमारा क्या था? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? वन मोर पॉइंट विल डिस्कस। इसने क्या करा? इसी एक्ट ने जो गवर्नर जनरल काउंसिल है ना, उसको ये ताकत दी कि वो रेगुलेशंस फ्रेम कर सकता है फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए। क्या गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास ये ताकत है कि वो लोग क्या कर सकते हैं? रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, काउंसिल्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1874। इसमें क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा है प्रीलिम्स के अंदर, इसके ऊपर पीवाईक्यू भी है इसके ऊपर। जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो कंपनी के फंक्शंस होते हैं ना, कंपनी के जो फंक्शंस हैं ना, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी के फंक्शंस को डिवाइड कर देता है। क्या कि कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं, कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस है वो कौन देखेगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, जो कंपनी के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं या फिर मिलिट्री फंक्शंस जो कंपनी के हैं, वो कौन देखेगा? उसके लिए नया बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कंपनी के पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री फंक्शंस देखेगा। ठीक है। तो क्या करा गया? एक तरीके से देखा जाए तो डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया, डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया। ये कब तक चलेगा? 1858 तक चलेगा, कि जहां पे कंपनी के फंक्शंस जो है ना उनको डिवाइड कर दिया गया। कॉमर्शियल फंक्शंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, और कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस है वो कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है। ठीक है। क्या लिखा है? इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करेंगे? कॉमर्शियल फंक्शंस देखेंगे। और एक बोर्ड बनाएगा, इसका नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो क्या करेगा? कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। तो क्या है? डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक।
फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये एम्पावर किया गया कि जितनी भी सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह है, कौन देखेगा? सब ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। तो ये जो एक्ट है ना, और फर्स्ट टाइम इन द पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहा गया कि जो इंडियन टेरिटरीज हैं, जो कंपनी की टेरिटरीज है ना इंडिया के अंदर, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, उनको क्या कहा गया? ब्रिटिश पॉसेशंस इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश पॉसेशंस इन इंडिया, ये पीवाईक्यू पूछा हुआ है यूपीएससी ने। क्या कि इन द पिट्स इंडिया एक्ट 1874 in 1784 companies territories in India were the first time called as British possessions in India। ठीक है? और क्या कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर। दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें मान लीजिए, तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि कंपनी की जो फंक्शंस हैं उनको क्या कर दिया गया है? डिस्टिंग्विश कर दिया गया। पॉलिटिकल फंक्शंस जो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कॉमर्शियल फंक्शन कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ठीक। बट कंपनी की टेरिटरी को पहली बार यहाँ पे क्या कहा गया? ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके पास सुप्रीम कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर। ठीक है? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बात चलती है आगे किसकी? एक्ट ऑफ 1786 की। देखो, एक्ट ऑफ 1876 का भी एक मेजर अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो होता क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो कुछ शर्तें रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि मैं तभी जाऊंगा जब मुझे मेरे मन की बात होगी पूरी। ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि भाई वो हार के आते हैं अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, तो 1786 के अंदर क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो क्या कहते हैं कि जो काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें उनके पास वीटो पावर होनी चाहिए, ओवरराइड कर सकें काउंसिल के डिसीजंस को। और कमांडर इन चीफ होने चाहिए, मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना वो कमांडर इन चीफ हो, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये दो चेंजेस आते हैं एक्ट ऑफ 1786 के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। इसमें क्या होता है, जो चार्टर एक्ट 1793 का है ना, उसमें सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो और बढ़ता है, इसको और इंक्रीज कराता है सेंट्रलाइजेशन को। ठीक है, कैसे कि इसके अंदर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी के ऑफिशियल्स जो है क्या कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं और प्रिविलेज ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक, और क्या करा गया, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको और पावर्स दे दी गई, गवर्नर जनरल बंगाल की पावर को और बढ़ा दिया गया। मतलब क्या कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना वो सुपरसीड कर सकते हैं। क्या सुपरसीड कर सकते हैं? जो डिसीजंस हैं या फिर जो अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को। क्या हो रहा है इसके अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर सेंट्रलाइजेशन को और बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट ट्रेड को अलाउ कर दिया गया है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना वो सुपरसीड कर सकते हैं डिसीजंस को किसके? गवर्नर ऑफ बॉम्बे के एंड गवर्नर ऑफ मद्रास के। ठीक, तो ये चीज है, यही लिखा है कि जो ओवरराइडिंग पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, देखो ये लिखा है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स। गवर्नर जनरल जो है ना उनको ज्यादा पावर दे दी जाती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट हो जाती है कौन? प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास।
ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, अनदर 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये सब फीचर्स थे इनके। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। ये क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1813 का। चार्टर एक्ट जो 1813 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे PYQ आया हुआ है, इस पे भी क्या कि जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है ना, उसको एंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है ना, इस एक्ट के अंदर खत्म कर दी जाती है, सिर्फ टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर। एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, ठीक है, बट इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड टी एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक। और क्या कहा? इस एक्ट ने असर्ट किया, असर्ट मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज किया कि जो सॉवरेनिटी है ना ब्रिटिश क्राउन की ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, कि मतलब कि क्राउन की सॉवरेनिटी रहेगी ओवर द कंपनी टेरिटरी इंडिया। जो भी कंपनी की टेरिटरी इंडिया के अंदर है ना, उस पर किसकी सॉवरेनिटी रहेगी? क्राउन की सॉवरेनिटी रहेगी। ये वापस असर्ट किया, वापस एम्फेसाइज किया इस चीज ने, इस चीज पे, ठीक है। फिर क्या है? जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो आए, प्रोपोगेट करें आके अपना रिलीजन इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी फंड दिए गए, ठीक है, कि वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए इंडिया के अंदर, इसकी बात चलती है यहाँ पे, ठीक। और लोकल गवर्नमेंट्स को ऑथोराइज करा गया कि वो टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं पर्सन्स के ऊपर, ठीक है। और ये क्या पनिश कर सकते हैं? ये दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, और लोगों को पनिश भी कर सकते हैं अगर कोई पर्सन जो टैक्स पे नहीं करता है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स एक बार। कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया, टी ट्रेड और ट्रेड में चाइना को छोड़ के। असर्ट किया गया क्या? वापस एम्फेसाइज किया गया कि जो भी क्राउन की टेरिटरी है ना इंडिया के अंदर, जो भी कंपनी की टेरिटरी है ना इंडिया के अंदर, वो ब्रिटिश क्राउन की है, ठीक। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को ये अलाउ किया गया कि वो इंडिया में आकर एनलाइटमेंट कर सकते हैं, पीपल को अपना रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए पैसा दिया गया, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट्स को ये अथोराइज करा गया, ये अलाउ करा गया कि वो लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं, और अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसको पनिश भी कर सकते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग किस चीज की? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। ये क्या है? जो चार्टर एक्ट 1833 का है ना, उसके अंदर कंपनी की जो मोनोपोली है, कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है, इसके अंदर कंपनी की जो मोनोपोली है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कैसे? कि जो गवर्नर थे ना, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको ले लिया जाता है, ठीक। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? फर्स्ट विलियम बेंटिक,
ठीक। तो चार्टर एक्ट 1833 में क्या हो रहा है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं और जो गवर्नर जनरल ऑफ, उनको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ठीक। और जो पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो कौन होते हैं, विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर क्या है कि जो गवर्नर थे बॉम्बे के और जो गवर्नर थे हमारे मद्रास के, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को डिप्राइव कर दिया था, छीन लिया जाता है। ठीक है। जितनी भी उनकी पावर्स थी किसको दी जाती हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती हैं। ठीक। और क्या होता है इसी एक्ट में, इसी एक्ट में क्या होता है, कोडिफिकेशन होता है लॉस का। क्या होता है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉस। ठीक। और इसी एक्ट के अंदर क्या होता है, स्लेवरी को एंड किया जाता है इसी एक्ट के अंदर। ठीक है। और ये जो एक्ट है ना, इसे हम लोग सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1833 को हम लोग सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है बता ही चुका हूँ, कंप्लीट एंड होता है कंपनी की मोनोपोली का, कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली होती है यहाँ पे। ये सब पॉइंटर्स याद रखिएगा। कंप्लीटली एंड हो जाती है कंपनी की मोनोपोली, कोडिफिकेशन होता है लॉस का यहाँ पे। ठीक है। स्लेवरी को एंड किया जाता है, सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं इसे, कंपनी की मोनोपोली को एंड किया जाता है। फिर इस एक्ट के अंदर ये अटेम्प्ट किया जाता है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट किया जाता है कि इंट्रोड्यूस कर सके क्या, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है, देखिए क्या है, इसने क्या करा, कंपनी की जो एक्टिविटीज थी ना उसको एंड कर दिया। ठीक है। और क्या, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। लिखा हुआ है कि सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ओपनली सिलेक्ट करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया कि इंट्रोड्यूस कर सकें, ओपन सिलेक्शन कर सकें सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है। तो ये सब पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको सारे पॉइंट्स एक बार, कि कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको एंड किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको डेजिग्नेट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। कोडिफिकेशन किया गया लॉस का, स्लेवरी को एंड किया गया, इस एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। और अटेम्प्ट किया गया कि इंट्रोड्यूस कर सके ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये सब इतने सारे पॉइंटर्स थे, आपको याद होना पड़ेगा क्योंकि ये सब पेपर एमसीक्यू में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट 1853 के अंदर कंपनी के लाइसेंस को कंटिन्यू किया गया, बट यहाँ पे क्या है, कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया है। वो तो पहले भी कर दिया गया था बट यहाँ पे लाइसेंस कंटिन्यू होगा, याद रखिएगा। ठीक है। और पहली बार फर्स्ट टाइम इस एक्ट के अंदर डिड नॉट डिसाइड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड डिसाइड नहीं हुआ कि फॉर विच कंपनी चार्टर was being removed, कि इस एक्ट के अंदर ये नहीं बताया गया कि कंपनी का जो चार्टर है ना वो कब रेन्यू होगा। ठीक है। दोबारा कब रेन्यू होगा, कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया इसके अंदर। ठीक है। मतलब क्या है कि इस चार्टर के अंदर ऐसा कुछ समझ लीजिए कि कंपनी का रूल जो है ना कभी भी खत्म हो सकता है, किसी भी टाइम खत्म हो सकता है। ठीक है। और क्या है, इस चार्टर के अंदर जो हमारा
हेलबरी पैट्रोनेज सिस्टम था, हेलबरी पैट्रोनेज सिस्टम था, उसको अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और क्या लेके आते हैं, ओपन सिस्टम लेके आते हैं, ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि मतलब अब जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे ना वो एग्जामिनेशन के थ्रू आएंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उनके लिए। ठीक है, क्या लिखा है, इससे इंट्रोड्यूस करा क्या, ओपन कंपटीशन सिस्टम। ठीक है, और इसी एक्ट के थ्रू क्या करा गया कि एक मैकुलॉय कमेटी बिठा ली जाएगी फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। इसको अपॉइंट किया गया 1854 के अंदर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट ने क्या करा, दिस एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे ना गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर काउंसिल के, गवर्नर जनरल काउंसिल के, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, उसको सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या करा गया, इस एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इस एक्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, क्राउन रूल के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 होता क्या है, 1857 में रिवॉल्ट होता है। इस चक्कर में क्या होता है, कंपनी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार करती क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कंपनी का रूल होता है उसको एंड कर देती है और कहती है अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर होता क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत मैं आपको पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। इस एक्ट में होता क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक, और कंपनी का रूल एंड कर दिया जाता है। इस एक्ट से क्या है, बिगिनिंग होती है किस चीज की, ब्रिटिश रूल की। जो डुअल गवर्नमेंट था ना, डुअल गवर्नमेंट, उसको भी अबॉलिश कर दिया था। डुअल गवर्नमेंट याद है आपको, जो मैंने बताया था आपको 1770 पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 24 में, कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, एक क्या होगा कमर्शियल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें कहते हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो क्या देखेगा, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। इसको एंड कर दिया जाता है। क्या इंट्रोड्यूस, इसमें एक नया ऑफिस क्रिएट किया था, न्यू ऑफिस क्रिएटेड, जिसका नाम क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया जाता है। ये क्या था, ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक ऑफिसर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट ऑफिसर, रैंक ऑफ कैबिनेट ऑफिसर की पोस्ट का बंदा था ये। ठीक है, क्या करेगा ये, एक 15 मेंबर की काउंसिल को हेड करेगा लंदन के अंदर। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही बैठेगा, ये इंडिया में नहीं रहेगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये जो डुअल गवर्नमेंट था ना उसको अबॉलिश करके आया है ये। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस देख रहे थे, उसको अबॉलिश करके। और क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या है इसे हम लोग इंडियन काउंसिल भी कहते हैं। ठीक, फिर और क्या इसके अंदर और क्या पॉइंट्स है, कि जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी ना, उनको प्रोक्लेम्ड करा गया एज
एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक, फिर गवर्नर जनरल के ऑफिस को रीडेजिग्नेट किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनको क्या कर दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब वो क्या बन गए, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट वाइस रॉय थे वो कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, और क्या कहा गया कि एक रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल गवर्नमेंट क्रिएट की जाएगी। ठीक है, वाइसरॉय जो होगा ना, वाइसरॉय जो होगा वो कौन होगा, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, तो ये सब हमारा आता है किसके अंदर, 1858 के एक्ट के अंदर, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए क्या कि जो डेजिग्नेशन था वो चेंज कर दिया गया। कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको क्या कह दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया कह दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइस रॉय थे हमारे इंडिया के। डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स इनको अबॉलिश कर दिया गया। नया ऑफिस क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ठीक है, जो कि 15 मेंबर की काउंसिल को हेड करेंगे लंदन के अंदर ही। ठीक, ये भी पढ़ चुके हैं, सब हो गया, डन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो हमारा ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश क्राउन रूल जिसे कहते हैं, क्राउन रूल में कौन कौन से एक्ट आए हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।